नमस्कार दोस्तों, मिथ हेवन में आपका स्वागत है। न्यूयॉर्क मैनहट्टन की एक जेल, एक सेल, और वहां जमीन पर पड़ा है जेफरी एप्स्टीन का शरीर। ऑफिशियल लाइन सुइसाइड। लेकिन आज 10 फरवरी 2026 को पूरी दुनिया फिर पूछ रही है, अगर बस आत्महत्या थी तो एप्स्टीन फाइल्स को खोलते ही इतने बड़े बड़े नाम क्यों कांप रहे हैं? आज की कहानी एप्स्टीन फाइल्स। एक आदमी, एक आइलैंड और 35 लाख से ज्यादा पेजेस, फोटोज और वीडियोस, जिनमें से आधा सच अभी भी काली स्याही के नीचे छुपा है। जेफरी एप्स्टीन था कौन? न्यूयॉर्क का रिच फिनेंसियर, प्राइवेट जेट्स, मैनहट्टन मैंशन, पाम बीच वाला पैलेस और सबसे खास यूएस वर्जिन आइलैंड्स में उसका प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स। ऊपर से दिखता था पार्टी, ग्लैमर, हाई सोसाइटी। अंदर से सर्वाइवर्स के मुताबिक ट्रस्ट, आइसोलेशन, प्रेशर और फिर साइलेंस। एप्स्टीन फाइल्स कोई एक डायरी नहीं है। ये डीओजे, एफबीआई और कोर्ट से जुड़े रिकॉर्ड्स का माउंटेन है। फ्लाइट लॉग्स, ईमेल्स, फोटोज, विटनेस स्टेटमेंट्स, इंटरनल मेमोज और बाकी डिटेल्स अलग अलग फाइल्स में बिखरी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही रहता है, जब इतना सब कुछ फाइल में है तो सच साफ साफ बाहर क्यों नहीं दिख रहा? कहानी पीछे से शुरू होती है। 2008, फ्लोरिडा। एप्स्टीन पर माइनर्स के साथ अब्यूज के आरोप। लेकिन होता क्या है? एक इतना सॉफ्ट प्ली डील कि आज तक लोग पूछते हैं, ये जस्टिस था या किसी पावरफुल नेटवर्क की शील्ड? कम सजा, जल्दी बाहर। और बहुत लोगों के लिए यह पहला रेड फ्लैग बनता है कि इस आदमी को कोई ना कोई बचा रहा है। 2019 में गेम बदलता है। जुलाई 2019, फेडरल अथॉरिटीज एप्स्टीन को दोबारा अरेस्ट करते हैं सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस पर न्यूयॉर्क में। एफबीआई उसके न्यूयॉर्क मैंशन और लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड पर रेड करती है। हजारों फोटोज, हार्ड ड्राइव्स, सिक्योरिटी कैमरास का डेटा उठाया जाता है। और फिर 10 अगस्त 2019 एमसीसी मैनहट्टन की सेल में एप्स्टीन डेड मिलता है। नेक पर मार्क्स, कैमरास पर सवाल, गार्ड्स पर इन्वेस्टिगेशन। वो एक लाइन आग लगा देती है, अगर ये आदमी जिंदा रहता तो किन किन के नाम कोर्ट में आते। इंटरनेट तुरंत कॉन्स्पिरेसी मोड में चला जाता है। क्या ये सच में सुसाइड था? क्या किसी ने उसे चुप कराया? और अगर उसने खुद किया तो सिस्टम इतना केयरलेस कैसे था ऐसे हाई प्रोफाइल कैदी के साथ? ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहते हैं सुसाइड, लेकिन कैमरास स्लैश मॉनिटरिंग, गार्ड्स और टाइमलाइन पर उठे सवाल। इन तीन चीजों को देखकर लोग मानने को तैयार नहीं होते। अब आते हैं गिस्लेन मैक्सवेल पर, एप्स्टीन की सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर इन क्राइम। ये कोई सिर्फ फ्रेंड वाली बात नहीं रही। यूएस कोर्ट ने उसे ट्रैफिकिंग कंस्पिरेसी और माइनर्स के अब्यूज में गिल्टी माना है। मतलब ये पूरा मामला सिर्फ रूमर्स या इंटरनेट थ्योरीज नहीं है। कुछ हिस्सों पर कानून की सीधी मुहर लग चुकी है। अब आता है नया चैप्टर, एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट। 19 नवंबर 2025 डोनाल्ड ट्रंप एक नया लॉ साइन करता है। डीओजे को ऑर्डर मिलता है कि एप्स्टीन से जुड़े जितने भी सरकारी रिकॉर्ड्स हैं उन्हें पब्लिक किया जाए। बस क्लासिफाइड डिटेल्स और विक्टिम्स की आइडेंटिटी जैसी चीजें प्रोटेक्ट की जाए। 30 जनवरी 2026 डीओजे अनाउंस करता है कि उन्होंने लगभग 3.5 मिलियन पेजेस रिलीज कर दिए हैं, साथ में 2000 से ज्यादा वीडियोस और 1,80,000 इमेजेस भी। हेडलाइन बनती है, सब कुछ बाहर आ चुका है। लेकिन जैसे ही लोग फाइल्स खोलते हैं, उन्हें सामने दिखती है काली स्याही वाली रिडैक्शंस की दीवार। सोचो,
इतने सालों से लोग बोल रहे थे गवर्नमेंट सब छुपा रही है। फिर एक दिन सरकार कहती है, लो सब कुछ खोल दिया। तुम फाइल्स ओपन करते हो और सबसे ज्यादा सेंसिटिव लाइंस, कई नाम काले बॉक्स से काट दिए गए हैं। माइंड में पहला थॉट आता है, ये प्रोटेक्शन किसकी है? विक्टिम्स की या पावरफुल लोगों की? अब मैक्सवेल वाला फ्रेश ट्विस्ट। 9 फरवरी 2026 हाउस ओवरसाइट कमिटी उसे क्लोज डोर वर्चुअल डिपोजिशन के लिए बुलाती है। लॉ मेकर्स पूछते हैं एप्स्टीन के नेटवर्क के बारे में, को कॉन्स्पिरेटर्स के बारे में, किस किस का नाम आया। और मैक्सवेल बार बार एक ही लाइन बोलती है, आई इन्वोक माई 5th अमेंडमेंट राइट। सीधी भाषा में, मैं जवाब नहीं दूंगी क्योंकि जो बोलूंगी वो मुझे लीगली फंसा सकता है। और फिर एक डिटेल ने लोगों को और अनईजी कर दिया। चेयरमैन जेम्स कॉमर ने डिपोजिशन का वीडियो क्लिप रिलीज किया जिसमें मैक्सवेल को बार बार 5th इन्वोक करते हुए देखा जा सकता है। मतलब अब ये सिर्फ सुना हुआ नहीं, लोगों को साइलेंस का प्रूफ मिल गया। सोचो, इतने इंपॉर्टेंट मौके पर इतनी चुप्पी, आखिर किसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है? ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। कांग्रेस को डीओजे की अनरिडैक्टेड फाइल्स देखने का लिमिटेड एक्सेस मिलता है, यानी वही डॉक्यूमेंट्स जिनमें पब्लिक वर्जन में नेम्स ब्लैक्ड आउट हैं। और फिर 12 फरवरी 2026 के आसपास एक नया बम बैल। रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स के मुताबिक लेजिस्लेटर्स जब डीओजे के सिक्योर सेटअप में फाइल्स देख रहे थे, उनके सर्च और क्वेरीज लॉग किए जा रहे थे। यहां तक कि सर्च हिस्ट्री जैसी प्रिंट आउट स्टाइल डिटेल भी सामने आई। सवाल अब सिर्फ क्या रिडैक्ट किया नहीं रहा। सवाल यह बन गया, जो देखने गए थे क्या उन्हें भी मॉनिटर किया जा रहा था? कुछ लॉ मेकर्स ने इसे स्पाइंग कहा, बायपार्टिजन आउटरीच दिखा और इंक्वायरी की मांग उठी। डीओजे का कहना, ट्रैकिंग विक्टिम्स की प्राइवेसी और सेंसिटिव मटेरियल प्रोटेक्ट करने के लिए है। लेकिन पब्लिक के लिए ऑप्टिक्स बहुत खराब थे। ट्रांसपेरेंसी प्रॉमिस और पीछे मॉनिटरिंग का सस्पिशन। और फिर हाउस फ्लोर पर एक अनएक्सपेक्टेड मूव। रिप्रेजेंटेटिव रो खन्ना माइक पर खड़े होकर 6 ऐसे नाम पढ़ देते हैं जिन्हें रिडैक्टेड वर्जन में हाइड किया गया था। सैल्वाटोरे नुआरा, जुराब मिकलदजे, लियोनिड लेओनोव, निकोला कपूटो, सुल्तान अहमद बिन सुलायम और बिलियनियर लेस्ली वेक्सनर। खाना का सवाल सीधा है, अगर हम सिर्फ 2 घंटे डीओजे के रूम में बैठकर ये नाम निकाल सकते हैं, तो इमेजिन करो बाकी मिलियंस ऑफ पेजेस में और कितने पावरफुल मैन छुपे होंगे। इन नामों पर अपने आप में क्रिमिनल चार्जेस प्रूव नहीं हो जाते। सिर्फ किसी डॉक्यूमेंट में नाम होने से गिल्ट साबित नहीं होती। लेकिन बेसिक लॉजिक ये भी पूछता है, अगर ये नाम लीगली क्लीन है, तो पब्लिक वर्जन में इन्हें ब्लैक करके छुपाने की जरूरत क्या थी? यहीं से लोगों का शक सिंपल कॉन्स्पिरेसी से उठकर पूरे स्ट्रक्चर तक पहुंच जाता है। अब ये नाम क्यों नहीं खोलते वाला सवाल थोड़ा काल्मली समझते हैं। ऑफिशियल साइट से 2 मेन रीजंस दिए जाते हैं। पहला, विक्टिम्स की प्राइवेसी। ये फाइल्स ऐसी डिटेल से भरी हैं जिनसे सर्वाइवर्स की आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। दूसरा, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस। कई डॉक्यूमेंट्स अभी होल्ड पर हैं ताकि चल रहे केसेस, सोर्सेज या मेथड्स कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे इंटरनेट सबसे ज्यादा पसंद करता है, रूमर्स और थ्योरीज। ये पॉइंट्स मैं साफ साफ रूमर्स कहकर बोल रहा हूं ताकि एंटरटेनमेंट और फैक्ट अलग रहे। पहली थियरी, क्लाइंट लिस्ट प्लस ब्लैकमेल, एक ही कहानी। बहुत लोग मानते हैं कि एप्स्टीन के पास कोई मास्टर
क्लाइंट लिस्ट थी और सीक्रेट कैमरास से रिकॉर्ड करके पावरफुल लोगों को कंट्रोल किया जाता था। ऑफिशियल साइट कहती है कोई सिंगल स्मोकिंग गन क्लाइंट लिस्ट पब्लिक तौर पर कंफर्म नहीं हुई और ऑर्गेनाइज्ड ब्लैकमेल नेटवर्क का कॉन्क्रीट प्रूफ भी ऑफिशियली एस्टैब्लिश नहीं हुआ। लेकिन रेड्स में हजारों फोटोज और कुछ वीडियोस मिलने की वजह से सस्पेशन मरता नहीं और जब ऊपर से रिडैक्शंस दिखते हैं तो लोग जोड़ लेते हैं ये सिर्फ स्कैंडल नहीं, ये लेवरेज था। दूसरी थ्योरी, सुसाइड नहीं, मर्डर। मार्क्स, कैमरा ग्लिच, गार्ड्स की नेग्लिजेंस, इन सब को जोड़कर कई लोग मानते हैं कि एप्स्टीन को इसलिए मार दिया गया ताकि वो कोर्ट में किसी और का नाम ना ले सके। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस ने सुसाइड कंक्लूजन दिया, लेकिन इंटरनेट शायद इस पर कभी भी यूनानिमस नहीं होगा। तीसरी थ्योरी, रिडैक्शंस बराबर एलीट प्रोटेक्शन। फरवरी 2026 में जैसे ही कुछ रिडैक्टेड नाम जैसे लेस्ली वेक्सनर और सुल्तान अहमद बिन सुलाइम कांग्रेस फ्लोर पर जोर से पढ़े गए, लोगों ने डायरेक्ट कंक्लूजन निकाला कि रिडैक्शंस का मतलब है पावरफुल लोगों को बचाना, जबकि डीओजे कहता है कई रिडैक्शंस लीगल रीजंस और विक्टिम्स राइट्स की वजह से भी हैं और ऊपर से एआई जनरेटेड फेक का नया लेयर, फैक सीसीटीवी, फेक आइलैंड फोटोज, मॉर्फ्ड सेलिब्रिटी शॉट्स इतनी फास्ट बनते हैं कि रियल और फेक अलग करना मुश्किल हो जाता है। और यही नॉइज कई बार असली एविडेंस को भी ड्राउन कर देता है। अब जरा पूरी पिक्चर देखो। एक आदमी जिसके पास पैसा था, प्राइवेट आइलैंड था और पहुंच थी वॉल स्ट्रीट से लेकर व्हाइट हाउस तक। तो असली सवाल यह नहीं कि कुछ हुआ या नहीं, असली सवाल यह है इतने सालों तक यह सब चलता कैसे रहा और किन किन के लिए यह कन्वीनियंट था कि सब चलता रहे। अब 3 सवाल तुम्हारे लिए जो तुम्हारी स्क्रीन से नजर हटने नहीं देंगे। अगर एप्स्टीन सच में अकेला था तो उसका जाल इतने देशों, इतनी प्रॉपर्टीज और इतने सालों तक बिना किसी बड़े पब्लिक स्कैंडल के कैसे चलता रहा? अगर ट्रांसपेरेंसी सच में गोल है तो 3.5 मिलियन पेजेस पब्लिक होने के बाद भी इतने ब्लैक्ड आउट हिस्से क्यों दिखते हैं? और अगर मैक्सवेल सच में सब कुछ बताने के लिए तैयार है, जैसा उसके लॉयर्स कहते हैं, बशर्ते क्लीमेंसी मिले, तो आज तक सच और डील के बीच ये अजीब सा साइलेंस क्यों खड़ा है? एक और चीज जो सबसे ज्यादा डरावनी है, कभी कभी सच को छुपाया नहीं जाता, ड्राउन किया जाता है। इतना डेटा, इतनी फाइल्स, इतने लीगल टर्म्स सामने फेंक दो कि नॉर्मल इंसान थक जाए, कंफ्यूज हो जाए और बोले छोड़ो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यही सिस्टम जीत जाता है और क्यूरियोसिटी धीरे धीरे फटीग में बदल जाती है। अब तुम्हारी बारी। कमेंट्स में बस ये लिखो, तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ा रेड फ्लैग कौन सा है? 2019 की जेल डेथ, 2026 की मैसिव फाइल रिलीजेस के बावजूद इतने रिडक्शंस, या मैक्सवेल का बार बार 5th अमेंडमेंट लेकर चुप रहना? मैं देखना चाहता हूं माइथेवन की ऑडियंस किस पॉइंट को सबसे ज्यादा सस्पिशियस मानती है। और अगली कहानी, हम वापस चलते हैं इंडिया, निधिवन, वृंदावन, वो जगह जहां लोग कहते हैं रात के बाद कोई इंसान अंदर नहीं रुकता और जहां की मिट्टी आज भी कृष्णा और गोपीस के राज की गवाही देती है। सवाल यह होगा, क्या सच में वहां रात को कुछ होता है या हमारा डर ही सबसे बड़ा स्टोरी टेलर है? माइथेवन पर मिलते हैं, जहां कभी कभी सबसे खतरनाक चीज किसी किले में नहीं, फाइल्स में छुपी होती है।